नमस्कार, आपके साथ मैं आदति त्यागी फॉर अ चेंज। अभी कश्मीर से नहीं बल्कि वापस दिल्ली से, क्योंकि हमने देखा ग्राउंड पर जो कुछ हुआ वो मैंने लगातार आप तक पहुंचाया। अब थोड़े से एनालिसिस की बारी है और इसलिए मैं आज मेजर जनरल सुधाकर जी को लेकर आई हूँ। विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित सर को किया गया था। सो बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद। Thank you, Aditi. It's always a great pleasure and delight to connect with you on any subject. Trying to reach out to the countrymen and tell them what we know about our defense capability or any other issue. Thank you so much. थैंक यू सर। तो हम हिंदी में बात करेंगे सर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा। ऑपरेशन सिंदूर जो कि लगातार सुर्खियों में है, आज एक बार फिर से जो हमारे फोर्सेस थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत सारे एविडेंस हमने आज भी देखे, तस्वीरें देखी। इसके ठीक उलट हमने ये देखा कि पाकिस्तान का जो डीजी आईएसपीआर है वो सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं, हवाई बातें। तो भारत एविडेंस पेश कर रहा है, सबूत पेश कर रहा है। और एक चर्चा हुई है न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर भी कि भारत ने जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसे हिट किया और उसके बाद ये दबाव में आए। सबसे पहले तो इस पर आपका इनिशियल रिएक्शन मैं चाहती हूँ। मैं तो सबको, पूरा देशवासियों को और हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं देश से बहुत दूर हूँ, आपको मालूम है मैं कहाँ पे हूँ। और चाहे यूरोप हो, अमेरिका या कनाडा, जहाँ जहाँ मैं टेस्ट करके आया हूँ वहाँ पे यही बात चल रही है कि हिंदुस्तान वो नहीं रहा जिसको पहले सोचते थे। हिंदुस्तान कोई कदम आगे निकला है। 21st सेंचुरी में कोई अगर लड़ाई जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई 3 साल 4 साल हो सकता है 4 दिन में भी समाप्त हो जाए। शॉर्ट स्विफ्ट जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान ने अहम मुद्दों को हासिल किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो हमने बॉर्डर को जो अपने सिक्योर और सेफ करके रखे हैं, कोई भी ऑनकमिंग मिसाइल या ड्रोन सिस्टम को नाकारा करना आज के दिन में, इवन इजराइल भी काफी डाउटफुल और सस्पिशियस मैकेनिज्म है। और आयरन डोम जो है काफी, इट्स अ सस्पेक्टेड काइंड ऑफ ए नेटवर्क। हिंदुस्तान ने ऐसा एक चीज पेश करके रखा है, विश्व में सबके आंखें ऊपर उठ गया है कि भाई ये क्या लिया है हिंदुस्तान ने इतने कम समय के अंदर। बैक टू यू अदिति। आपने बड़ी अच्छी बात बोली। मुझे आपका वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा जिसके बारे में कोई बात नहीं करा कि एक तरफ आप देखें रशिया और यूक्रेन का वॉर सालों से चल रहा है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि लगातार इसराइल की जो लड़ाई है हमास के खिलाफ वो भी एक लंबे अरसे से चल रही है। सोचिए अक्टूबर 7 2023 से लेकर आज तक की बात करें तो हम अब 2025 मई में है। और भारत ने एक ऑपरेशन सिंदूर करता है भारत, और 3 डेज में वो पाकिस्तान को घुटनों पर ले आता है। ये भारत की कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत कुछ कहता है। सर आपके हिसाब से इसकी सबसे बड़ी हाइलाइट्स क्या रही? बहुत सारे एविडेंस हमने देखे। मैं आपसे ओवरऑल जानना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी हाईलाइट जिस पर बहुत बात हुई तो ये हुआ कि शायद ये पहला मौका होगा इतिहास का कि किसी देश के तमाम बड़े शहरों में घुसकर इस तरह का मिसाइल अटैक देखा गया हो किसी देश द्वारा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अदिति। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, समय को मद्देनजर रखते हुए, सबसे पहला चीज होता है पॉलिटिकल लीडरशिप की द डिसीजन। कोई भी देश को ऐसा महत्वपूर्ण डिसीजन लेना, दूसरे पड़ोस देश के अंदर घुस के जो जो टारगेट्स हैं, जो हमारे इनोसेंट टूरिस्ट, अनआर्म्ड और इनोसेंट टूरिस्ट को मारते हैं, एक टूरिज्म जगह जहां पे पिछले 5-6 साल से शांति आ चुकी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये एक नया, एक रुबया, एक नया चैप्टर एक दिखा रहा है लड़ाई, मिलिट्री साइंस के एक नया चैप्टर। पॉलिटिकल अगर स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बहुत आसान होता है। उरी और पुलवामा के बाद, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पुलवामा में बालाकोट। बालाकोट काफी मीडिया में गलत प्रचार हो रहा है। मैं मिडिल ईस्ट में थोड़ी देर पहले था, ग्रीस में भी था, वहां से होके आ रहा हूँ। कोई हमारे मीडिया एजेंसी कह रहे हैं कि बालाकोट जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, बालाकोट जहां पे स्ट्राइक किया गया था ये खैबर पख्तूनख्वा में, ये पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे हैं। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा चीज। उसके बाद ये जो हुआ है 4 दिन या 5 दिन, आप जैसे कहते हैं 7 से लेके 11 तारीख तक, ये एक सबसे पहला पॉलिटिकल लीडरशिप। दूसरा है इंटेलिजेंस। देखो अदिति, इंटेलिजेंस अगर एक्यूरेट नहीं हो तो ये कोलैटरल डैमेज। आप तो ग्राउंड में काफी घूमे हैं, आप जानते हैं। आपका पिछला इंटरव्यू आप यही सवाल पूछ रहे थे, हमारा जवान का लाइफ को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस बार एक्यूरेट इंटेलिजेंस होने के नाते जो वॉरहेड हमने लॉन्च किया है वो स्टैंड ऑफ वॉरहेड है। हवाई जहाज, ग्राउंड बेस्ड,
जहाजों से अपने जो इंडियन नेवी के शिप्स हैं वहां से उसके बेस से जो लॉन्च हुए हैं, ये स्टैंड ऑफ उसको बोलते हैं, काइनेटिक स्टैंड ऑफ वेपन। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे को समझ में आया, क्योंकि मैं ट्रैवल में हूँ पिछले कोई दिनों से, ब्रह्मो एक ऐसा मिसाइल है, सबसे ब्रह्मोस। महत्वपूर्ण डिस्कवरी या डेवलपमेंट जो डीआरडीओ ने किया है वो है नाविक सिस्टम। आपको पता होगा कारगिल हम्म। लड़ाई में आप भी रिपोर्टर्स करते थे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उस समय अमेरिका ने जीपीएस बंद कर दिया था, हमारे पास नेविगेशन सिस्टम था नहीं, हमारे हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए हम आगे जाते थे, एक तरफ बोला जाता था एलसी एलओसी को आप पार नहीं करेंगे। तो ऐसा हालत में उन पहाड़ों में मैप और अपने कॉम्पस के जरिए से ऑब्जेक्टिव पहुंचना अंदाज लगा के बहुत मुश्किल हुआ करता था। आज के दिन में हिंदुस्तान के पास नैविक, लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा ये नैविक क्या सिस्टम है। नैविक एक जीपीएस की बराबर इक्विपमेंट है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ सीपी बोलते हैं, सेंटर्स एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेंटर ऑफ एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो जीपीएस 5 मीटर का टारगेट देता है, हमारा जो नेविक सिस्टम है वो आपको 3 मीटर से कम, यानी कि 1 मीटर, 1 मीटर आप देखते हैं 3 फीट के अंदर, तो आपके टैंक, गन सिस्टम, ये सारी चीजें आते हैं, तो जीपीएस से कोई गुना बेहतर है। तो एक्यूरेसी के हैसियत से ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तीसरा चीज मैं कहूंगा, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये जो अभी जो हमारे मिलिट्री सॉरी पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों को एकजुट और स्ट्रेटेजिक फोर्स को मिला के हर किस्म की जो टारगेट एंगेज करने से पहले सबसे अहम चीज होता है फौज को एग्जिट पॉलिसी, मतलब लड़ाई तो शुरू कर देंगे, निकलेंगे कैसे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। दूसरा होता है लड़ाई शुरू कर देंगे लेकिन अपनी लोगों की बचाव के लिए क्या आपके पास साधन है। ये पिछले 10-11 साल से हमारा वेस्टर्न बॉर्डर हो या नॉर्दर्न बॉर्डर हो, उसके साथ जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, चाहे आप आकाश की बात करिए, चाहे आप L-70 की बात करिए, या अलग किस्म की एयर डिफेंस, या आप S-400 की बात करिए, ये एक इंटीग्रेटेड एक शील्ड बना दिया है भारत का, भारत और पाकिस्तान के बीच में। हर किस्म की ऑनकमिंग मिसाइल को दूर से डिटेक्ट करता है। S-400 शायद 600 किलोमीटर है, S-500 आई थिंक 800 या 900 है, S-300 500 किलोमीटर से टारगेट को वो डिटेक्ट करता है, उसको मॉनिटर करता है और आकाश में ऑन फ्लाइट के दौरान उसको नकारा करता है। ये एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है जो भारत ने अभी तक कभी प्रकाश नहीं किया था, या उसको डिंगरा कहीं पीटा नहीं है। तीसरा और नेक्स्ट पॉइंट ये हाईलाइट मैं करना चाहता हूं कि ये एक किस्म का ग्राउंड ऑफेंसिव ना करके, यानी कि ऑप पराक्रम के दौरान आप अगर ध्यान देंगे पूरी फौज को मोबिलाइज किया गया था। पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर 2001 को जो हुआ था, पूरी फौज को मोबिलाइज इस बार नहीं किया गया है। इस बार देखा गया है कि जो जहां पे है उसी जगह पे उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से, जो सरकार ने एक प्रेस रिलीज आउट किया था, मैं था कि सरोटिनी आइलैंड में कुछ दिन पहले, ग्रीस एथेंस के पास, वहां पे एक प्रेस रिलीज मेरे को यूरोप कोई फ्रेंड थिंक टैंक है उन्होंने भेजा था। इस किस्म की प्रेस रिलीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मीडिया एंगेजमेंट और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करना चाहते हैं, विश्व को बताना चाहते हैं, वो प्रेस रिलीज को पढ़ेंगे, बहुत सारे बुनियादी चीजें उभर के आते हैं उसमें, चाहे आप डिप्लोमेसी की बात करिए, मिलिट्री की बात करिए, इकोनॉमी की बात करिए, या आप इंटेलिजेंस की बात करिए, सब इस तरफ जुड़े हुए हैं। भाषा ऐसा इस्तेमाल हुआ है शायद मैं मेरा सर्विस के टाइम में इस किस्म की प्रेस रिलीज में कहीं पढ़ा नहीं होगा। तो मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सरकार, हमारे जो आर्म फोर्सेस है, उसमें एक चीज उन्होंने लिखे थे, considered considered exercising restraint and नॉन एस्केलेटरी टारगेट एंगेजमेंट। ये जो नॉन एस्केलेटरी का भाषा यूज करके, सिर्फ क्या लिखा था, टेररिस्ट जो आके हमारे देशवासियों को मारे हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी कैंप, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। तो ये जो एक किस्म का उसको बोलते हैं आप पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, एक प्रेस रिलीज में क्लैरिटी आया था। एक मिलिट्री जनरल होने के नाते मेरे लिए ये दो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये कहा था कि नॉन एस्केलेटर रहेगा, इसका मतलब ऑल आउट वॉर कभी अनाउंस नहीं होगा देश की तरफ से। ऑल आउट वॉर तब कहा जाता है
जब ग्राउंड फोर्सेस आईबी को पार करके, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके उनके दुश्मन के इलाके में जाते हैं, कैप्चर होता है, जैसे हाजीपुर पास हमने 2 बार कैप्चर करके दे दिए है, उसको अगर कैप्चर करने जाते हैं, वो एक किस्म का ऑल आउट वॉर मानते हैं। तो इसलिए ये ऑल आउट वॉर का कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्चुअली सरकार ने बहुत ही क्लियरिटी के साथ बोल दिया था। हालांकि एज ए स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स में हमेशा उम्मीद कर रहा था इस किस्म की प्रेशर एक महीने तक, अगर ग्लोबल प्रेशर को टकराते हुए अगर हम 1 महीने तक दबाव डाल सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये घुटना क्या, ये नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा फ्रॉम द ग्लोबल मैप। ये मेरा इरादा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीपल आर द बेस्ट, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। ये जो देश, मैं अभी नहीं हूं देश में, देश का स्थिति मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन जो चैनल के जरिए से मैंने जो व्यूज लिए हैं, मैं हमेशा यही सलाह दिया हूं कि सबसे पहला हमारा इंटरनल ऑर्डर, एक पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग होना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये हुआ था, शायद मेरे को किसी ने बोला कि मेरे, हाँ जी जी जी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने, होना गवर्नमेंट ने ब्रीफ किया था खासतौर उसमें। पे जो ऑपोजिशन इंडिया में आज के दिन में ये ना के बराबर है। मैं ये तो बताऊंगा, बाहर से एक देख रहा हूँ, एक बर्ड्स आई व्यू। तो इसलिए ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके बताना निहायत आवश्यक। नंबर 2, लोगों के लिए एक सिविल डिफेंस की तैयारी करना निहायत आवश्यक है। इस किस्म की लड़ाई में तो बाद में पता चला कि कोई मॉकअप ड्रिल हुआ था। मॉकअप ड्रिल में देशवासियों को बताना है ब्लैकआउट कैसा होता है, ब्लैकआउट में क्या करना है, अपनी बचाव कैसे करते हैं। और सोशल मीडिया में पाकिस्तान काफी आगे है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। जो चीज ग्राउंड में होता है उसको उल्टा पुल्टा वो बोलना बहुत माहिर है। उनको क्लास 12 इंटरमीडिएट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लेके कम तनख्वाह तो उनको फोर्स को नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं दे पा रहे, तो कम तनख्वाह पे या उनको इंटर्नशिप ऐसे कर रहे हैं, प्रो बनो उनसे काम करवा रहे हैं, और अलग अलग वो उसको नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं, सिनेरियो बिल्डिंग। हर स्टोरी को उल्टा घुमा के पाकिस्तान के फेवर में ये कर रहे हैं, और हिंदुस्तान को जो जीत है जो उसको वो काफी डाउनग्रेड कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं, डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है। इस तरह होगा तो मैंने यही सलाह दिया था कि सरकार की बातों को सुनना, एक सेंट्रल एजेंसी बहुत महत्वपूर्ण रखता है इसमें। और सबको मैंने आगाह किया था 1965 1971 कारगिल के टाइम में, अपना अगर ध्यान ले लेंगे, पर्टिकुलरली 1965 के टाइम में आपके नेशनल हाईवे, आपके रेलवे लाइन, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो कम्युनिकेशन तार, इसी तरह आपका ऑयल पाइपलाइन, एनर्जी सिक्योरिटी का पाइपलाइन, इनको टारगेट किया गया था हमारे देश के अंदर से, पर्टिकुलरली 1965 में। तो ये इस किस्म की कोई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन की जो टारगेट है अभी वो बॉर्डर के साथ नहीं है, हिंटरलैंड में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा बहुत सीरियस फॉल्ट लाइन होने के नाते वो उसकी फायदा उठाते हुए एक्सप्लोर करेंगे। वो सिविलियन अनरेस्ट उसको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। ये चंद एक चीजें मैंने बताया था। और जिस तरह देशवासियों ने एकजुट मिलके, ये जो मीडिया, पर्टिकुलरली मीडिया हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया अगर रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं करते, सरकार का जो स्पोक्स पर्सन, सेंट्रल स्पोक्स पर्सन का डायरेक्शन और थॉट प्रोसेस जो भी है, चाहे होम मिनिस्टर हो या उनका मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, आप अभी कह रहे थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एमईए सब मिलकर एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग दे है। इस किस्म की जॉइंट प्रेस की निहायत आवश्यक होता है जब पाकिस्तान जैसे दुश्मन को आप सामना करने की कोशिश करते हैं, दैट टू इन ए कैलिब्रेटेड ऑफेंसिव। दिस इज कॉल्ड एज ए कैलिब्रेटेड ऑफेंसिव। बैक टू योर अदिति। मुझे 2 बातें यहाँ पे कहनी है। एक तो आपने कहा ना कि पाकिस्तान जो है वहाँ इतनी बेरोजगारी है, तो 10वीं पास, 12वीं पास कॉलेज के बच्चों को सोशल मीडिया का जो वॉरफेयर है, नैरेटिव का जो वॉरफेयर है, उसमें लगाता है। तो उसमें मुझे कहना है कि अब उस देश के बारे में मैं देखती हूँ, लोग, पीपल आर ट्राइंग टू आर्ग्यू विद देम। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि अनपढ़ को आप नहीं पढ़ा सकते, जो सोया होने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है 1971 की जंग हारने वाला देश अगर आज करीब 54 साल बाद भी ये नहीं मानता कि उसे शिकस्त मिली थी, तो वो ये कैसे मान लेगा आप कि उसे शिकस्त मिली है। तो इसलिए मैं पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट ही नहीं करती। मुझे लगता है भारत में शायद मैं अकेली ऐसी होंगी, मैं आर्ग्यू करने की कोशिश ही नहीं करती उनके साथ, क्योंकि वो इतना झूठ बोलते हैं और उनकी जनता भी शायद अनपढ़ है। तो इसीलिए DGSPR आता है और आगे बोल देता है, जो बोल देता है। चैनल्स की क्लिप्स डॉक्टर्ड होती हैं,
चला देता है भारतीय चैनल्स की, जो वो कह रहे होते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में, उसे भारत के संदर्भ में पेश करता है। और इसके अलावा शायद जिस मीडिया को बुलाता है उनकी भी काउंटर करने की क्षमता जो है शायद वो बहुत कम है। तो ये यहाँ पर दूसरी बात जो मुझे कहनी थी वो ये कह रही थी, आपकी हिंदी बड़ी शानदार है। आई रियली अप्रिशिएट दैट, कि आपने जिस तरह से हर बात को ट्रांसलेट करने की कोशिश की, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। उसके लिए आपको बहुत बधाई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस समय ऑपरेशन सिंदूर जो है, हम ये जो सीज फायर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मुझे याद है जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों देश जो हैं वो वाइड रेंज ऑफ इश्यूज पे एक न्यूट्रल प्लेस पे बात करेंगे। अभी जो सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन है, जो कि मुझे भी बहुत यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि भारत में आप देखें तो भारत पिछले 6 साल में पाकिस्तान से बात किया नहीं है, बल्कि उससे पहले भी भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा था। तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि एक डोमिनेटिंग पोजीशन से भारत क्यों बात करेगा, कहाँ जरूरत है। तो ये मैं आपसे जानना और समझना चाह रही हूँ कि कुल मिलाकर अब ये जो लड़ाई आज, अच्छा एक और बात हुई जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। हमने पहले शिव स्त्रोतम देखा, कल जब हमारे फोर्सेस ने प्रेजेंटेशन दिया, आज जब उन्होंने अपनी एवी प्ले की तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर साहब की जो कविता है जिसमें वो कहते हैं कि अब याचना नहीं रण होगा, तो ये आज उन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया। हमने आज एम मार्शल को रामचरितमानस की चौपाई भी कोट करते हुए सुना कि भय बिनु होए ना प्रीति, तो उन्होंने रामचरितमानस से भी कोट किया। तो आज काफी कुछ एक्शन हमें देखने को मिला जनरल साहब। अब अदिति, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं इसके बारे में क्या कहूंगा कि इंडियन आर्मी एक कॉलोनियल माइंडसेट से पैदा हुआ है। जो भी उसके नॉर्म्स और कन्वेंशंस हैं अभी भी काफी हद तक कॉलोनियल माइंडसेट और उनकी रीति रिवाज के मुताबिक हम फॉलो कर रहे हैं। आप एक फौजी बैकग्राउंड के हैं, आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और सीनियर ओहदेदार जब हमारे हिंदुस्तान की मास्टर एपिक डॉक्यूमेंट्स को रेफरेंस लेते हुए कोई बयान देते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कब तक वो माकर्थर, कब तक सुनजू, कब तक आप लिटिल हार्ट को रेफर करेंगे? यही हिंदुस्तान है। विश्व इसी को ही एक केंद्र बिंदु मानते हुए तरक्की की है। चाहे साइंस की बात करो, मैथमेटिक्स की बात करो, सोशल साइंस की। मैं ग्रीस होके आया हूं, मेरा यही था, मैं जानना चाह रहा था कि डेमोक्रेसी एक्चुअली कहां पे स्टार्ट हुई है। मैं ये नहीं कि मैं एक पैशनेट इंडियन हूं, मैं ऐसा एक इंडियन हूं, मेरे फादर एक फ्रीडम फाइटर थे। आप सुन के हैरान हो गए, हिस्ट्री को अगर गहराई में जाएंगे, डेमोक्रेसी स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। यस एब्सोल्युटली। ग्रीस को हम तो इसी तरह ये जो एक कदम उठाया गया है, ये बहुत अहम कदम है। उसका मीनिंग और इम्प्लीकेशन एक फौजी रिटायर्ड जनरल होने के नाते मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक संकेत जा रहा है। मैं संकेत वही संकेत आपसे समझना चाह रही हूँ। या वो संकेत जा रहा है कि हिंदुस्तान एक छोटा मोटा कोई देश नहीं है, ये सिविलाइजेशन है। एक सिविलाइजेशन जिसको हम सिंदूर को रेस्पेक्ट करना जानते हैं। हमारा पूरा जो कल्चर, जो संस्कृति है, ये संस्कृति का केंद्र बिंदु एक औरत है। हिंदुस्तान का मैप अगर आप देखे होंगे अदिति, मैप के बीचों बीच में एक औरत की छवि आती है हमेशा। ठीक है ना? हम बोलते हैं भारत माता। औरत को अगर इज्जत करना नहीं जानते तो कोई देश एक देश नहीं रह पाएगा। आज के दिन में सरकार ने ये एक संकेत दिया है, भारत के साथ छेड़खानी मत करो। अगले बार कोई भी अगर एक छोटा सा कोई छींक मार देता है टेररिज्म के ऊपर, उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर मतलब हम किसी से परमिशन लेने नहीं जा रहे हैं, हम अपने सोच विचार के मुताबिक जो जो टारगेट हम ये समझते हैं कि यहां से उठ के बॉर्डर पार करके हमें अटैक कर रहे हैं, उनको आइंदा से अटैक करेंगे। इसका मतलब यह है एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। इस किस्म की लड़ाई भारत ने कभी लड़ा नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। और 21वीं सेंचुरी में चाहे रूसो यूक्रेन की बात करिए या हमास या इजराइल की बात करिए, क्योंकि वो परिस्थिति अलग है, वातावरण अलग है। उधर प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, यहाँ पे भी प्रॉक्सी वॉर है। मिडिल ईस्ट में एक नहीं, दो नहीं, चार चार, पांच पांच, छह छह प्रॉक्सीज है जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉक्सी है, लेकिन उस प्रॉक्सी के अंदर अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हमने ये बता दिया, भैया हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे बहावलपुर हो या मुदिर के हो या आपका मुजफ्फरबाद हो और या आपका और भी छोटा मोटा कैंप में नाम बोल रहा हूँ जहां पे स्ट्राइक किया गया। तो कोटली और
या कोटली मीरपुर के आसपास है। तो हम्म इसका मतलब यह है कि हमारे पास, हम कह रहे हैं कि अप टू डेट इंटेलिजेंस है, और उस इंटेलिजेंस में ऐसा हथियार सिस्टम हम अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ टारगेट, मतलब एक टैंक अगर 2-3 मीटर चौड़ाई और 2-3 मीटर लंबाई है, उसके बराबर का टारगेट पिन पॉइंटेड 1 मीटर के अंदर, या ज्यादा ज्यादा 3 मीटर होगा, लेकिन आपका जीपीएस के जैसे नहीं है। 1 मीटर प्रिसिशन के साथ 80, 100, 300 किलोमीटर दूर से हमारे हवाई जहाज की प्लेटफॉर्म, आपकी बॉर्डर का हम पार नहीं करेंगे, इसी तरफ रहेंगे। यहीं से रह के आपको हम ऐसा ठोकेंगे कि आप घुटने पे आ जाओगे। हम्म। नंबर 2 पॉइंट। लेकिन जनरल सर, यहाँ पे मेरा एक और सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि अब पाकिस्तान भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को जानता है। हाँ, वो डिनाइल में है। डिनाइल क्या, अब उसे फेस सेविंग तो करनी है अपनी जनता के सामने, तो यही कहेगा कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया। उसके हमने देखा मिलिट्री बेसिस को इंडिया ने हिट किया, उसके एयरफोर्स स्टेशन हिट हुए, उसके क्या कहते हैं टेरर के अड्डे, बड़े बड़े शहर उसके हिट हुए, भारत की जो एयरफोर्स है उसके द्वारा। मैं ये ज्ञान, एक एक क्यूरियोसिटी है मेरे मन में कि अब उसने भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज देख लिया, अब उसे पता है कि भारत के पास क्या क्या है। तो ऐसे में अगर कल को वो ब्रह्मोस खरीदने की कोशिश करता है थ्रू अ थर्ड पार्टी, हाउ कैन यू स्टॉप इट? क्योंकि अब उसे पता है ना आपके पास क्या क्या है। क्वेश्चन आपका सेंट्रल पॉइंट है, ब्रह्मोस थर्ड पार्टी। सरकार को मस्ट टेक नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस। आपका जो है ना, इट्स ब्रिलियंट ब्रिलियंट कैविएट आई वुड से। ये थर्ड पार्टी के जरिए से पाकिस्तान जैसे देशों के पास नहीं जाना चाहिए। ये एक, इट विल गो अगेंस्ट आवर इकोसिस्टम ऑफ डेवलपमेंट, आवर सिस्टम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। मेरे विचार में जो आप सवाल, जो जितना मैं समझा हूं, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड। आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक नोट ऑफ दिस पॉइंट। थर्ड पार्टी के जरिए से पाकिस्तान जैसे देश के पास नहीं जाना चाहिए। जाएगा तो फिर टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये टेक्नोलॉजी को बचा के, प्रोटेक्ट करके, सिक्योर करके देश के अंदर रखना निहाती आवश्यक है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अभी हम कुछ, मैं कहीं कोई एक आइलैंड में था, कोई कुछ पाकिस्तानी मिले उधर, सॉरी लाइट ऑफ एंड हो रहा है, डोंट माइंड। हम्म पाकिस्तानी बात कर रहे थे, हमने भारत के क्या रफेल ठोक दिए, हम्म 5 गिरा हम्म दिए। हम्म मैं पीछे से खड़ा था, तो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सब बराबर लगता है चेहरे पे। मैं कह रहे, हम्म 5 रफेल नहीं ठोके हैं, हमने J-17 को ठोक दिए हैं। कि आप कौन हम्म हो, आप कौन हो। मैं वहां से फिर निकल गया, क्योंकि हम्म ऐसा मुठभेड़ हो जाता ना कि हम ठोक दिए हैं J-17 हम्म या J-10 को। तो बोलता आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने, मुझे मैं भी वहीं कहीं गए हूँ आस पास बोल के चला। मतलब हम्म इनका जो लंगर गप है, गॉसिप, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, काफी अलग अलग तरीके से वो बंटे हुए हैं। लेकिन जो पॉइंट आप हम्म रेज कर रहे हैं, यह बहुत सेंसिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी शुड गार्ड अगेंस्ट थर्ड पार्टी ट्रांसफर ऑफ आर weapons and technologies which are being developed in India। ये पाकिस्तान के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपके सवाल के पीछे एक चीज और भी छुपा हुआ है, वो है कि जो डिनायल एयर डिफेंस सिस्टम, आज के पास, पाकिस्तान के पास क्या क्या सिस्टम है। HQ, एक चाइनीज मेड है, वो तो काम कर ही हम्म नहीं रहा है। 2-3 नाम है, मैं भूल रहा हूँ। एक J समथिंग 17 हम्म कैटेगरी का कुछ है, उसका अलग अलग नाम है। नन ऑफ देम आर फंक्शनल। अगर ये फंक्शनल होता, शायद साल 1.5 साल पहले एक जो ब्रह्मो यहाँ से मिसफायर हो गया था हिंदुस्तान से, पाकिस्तान एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करके गया कैसे। नंबर 2, हिंदुस्तान के पास आज के दिन में ऐसा कैपेबिलिटी है। ये ब्रह्मो मिसाइल की बात कर रहे हैं ना, ब्रह्मो तो एक ही है। हम्म हमारे मिसाइल हम्म सिस्टम ऐसा है, पाकिस्तान का रडार, रडार का एक कोन में वो बीम फेंकता है। कोन होता है, हम्म ठीक है। सो कोन के नीचे, नीचे वाला जो उसका जो आर्क है, उसके नीचे से मिसाइल जाके स्ट्राइक करके आ सकता है। नंबर 3, शायद बहुत कम देशों को पता होगा, हिंदुस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये बाहर से मैं देख रहा हूं, मैं अपना देश को देख रहा हूं, हिंदुस्तान को, हम्म एक ऐसा देश है जो बहुत कुछ कर रहा है चुपचाप। हमें हम्म लोगों को पता नहीं है। आपने मेरा इंटरव्यू लिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे भी, मेरे भी आंखें खोल गए। यहाँ जिससे मैं बात कर रहा, सब बोलते हैं रोबोटिक्स में इंडिया इज अ लीडर। मैं कह रहे यार, घंटा हम्म कहाँ पे रोबोट सब मेरे को दिखे नहीं गई। कह रहे नहीं, हम्म इट इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। आई हैव जस्ट मेट वेरी एमिनेंट पीपल, लीडरशिप इन द कॉर्पोरेट। Then I thought I must go back and do more research and study, and why should I look down upon my own country? तो इस किस्म की जो 6G एक इशू है,
डू यू नो सेमीकंडक्टर, मुझे नहीं पता था, कल ही सुन के आया हूं। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान इज गोइंग टू बी अ लीडर इन सेमीकंडक्टर, आवर कंट्री इज प्रोड्यूसिंग, गोइंग टू प्रोड्यूस हम्म सेमीकंडक्टर इन प्लास्टिक, प्लास्टिक हम्म सेमीकंडक्टर। अभी तक हम सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर सुने थे, अभी यहाँ लोगों से सुनने हो चुपचाप, कॉन्फिडेंशियल पीपल है। सच लाइक थिंग्स वी हम्म मस्ट टेल आवर ओन पीपल। सो देयरफॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वी हैव गॉन अप बाय लिप्स एंड बाउंड्स। देयर आर लॉट ऑफ हम्म अचीवमेंट्स जो अचीव हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पिछले 10 साल में केवल हुआ है, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए, पुराना सरकार भी बहुत फोकस किया है, बहुत अच्छे ये किए हैं। और इसमें एक हमें फोकस करना चाहिए जो डिफेंस के सैटेलाइट्स है। आज के दिन में हम्म हमारे पास ये 26 सैटेलाइट है। आज के हम्म दिन में हिंदुस्तान के पास हमारा बॉर्डर एरिया जो है वो मैप ठीक तरह नहीं है। अफगानिस्तान का मैप, मैं जब सर्विस में था मैं अफगानिस्तान डील करता था, मेरे पास मैप नहीं होती थी। मैंने डील किया था इराक से, येमेन से, जो अपने हिंदुस्तानियों को इवैक्यूएट करने का, पानी देना था मॉलडीव्स। ऐसा जो जगह है इनकी नक्शा नहीं है। सर्वे ऑफ इंडिया इसके ऊपर फोकस करके नक्शा, नक्शा तब कवर होगा जब आपके पास मैपिंग का साधन हो। वो 26 सैटेलाइट से नहीं होता है। यूएसए के पास मेरे ख्याल से 256 है, चाइना के पास शायद काफी है, काफी मात्रा, एग्जैक्ट फिगर मेरे को पता नहीं है। हम्म सो वो देश मिलिटरीली अपने आप को कॉम्पिटेंट समझ सकता है अगर आपके पास सर्वेलेंस नेटवर्क, एस्टेब्लिश सर्वेलेंस नेटवर्क हो। नंबर दो हम्म चीज ये मैं कहना चाह रहा हूं कि एलोन मस्क के पास 5,000 से ज्यादा लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स हैं जिसके जरिए से वो इंटरनेट ये कर रहा है। यहाँ पे लंगर गप में जब घूम रहा था पिछले 15-20 दिन से, लोग बोलने लगे कि एलोन मस्क ने जैसा यूक्रेन में साधन दिया, स्टारलिंक की साधन, ऐसा ही हिंदुस्तान हम्म को दे रखा है। अब मैं उनको बोला तुम लोग बकवास कर रहे हो, डोंट टॉक हम्म ट्रैश। नो, एलोन मस्क नथिंग हैज कम, इट इज ऑल इंडियाज कैपेबिलिटी। हम्म एलोन मस्क इतना आसानी से स्टारलिंक, और हिंदुस्तान के पास रूल्स एंड रेगुलेशन इतने सारे हैं, इतना आसानी से हम्म उसको एंट्री नहीं दे पाएंगे। जैसे मणिपुर में आपको मालूम है क्या सिचुएशन हुआ था। हम्म तो तीसरा चीज, यहां भी बात लंगर कब चल रही थी, एलन मस्क के अलावा ये अमेरिका ने इंटेलिजेंस जी जी ये हिंदुस्तान को दिया है। इसीलिए उन्होंने कोलैटरल डैमेज के बिना प्रिसिशन टारगेट हम्म एंगेज किया है। कि भाई ये आपकी सोच है, हमारा तो हम्म ये सोच है कि हिंदुस्तान के पास आज के दिन में ऐसा कैपेबिलिटी है, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो या हम्म कोई भी देश हो, हम दूर से हम्म रह के, ये बुट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत नहीं है, स्टैंड ऑफ अटैक के जरिए से दूर से अपने मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स और हम्म अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म, एक पिना का एक हथियार है जो हथियार मेरे ख्याल से हम्म आर्मेनिया को देते हैं 90 70 या हम्म 80 किलोमीटर दूर। देयर इन लव। आई हैव जस्ट मेट अ ग्रुप ऑफ आर्मेनियंस day हम्म before yesterday. They said, sir, we are in love with Pinaka. Okay, what is this Pinaka you are talking of? Multi-barrel rocket system. So ये जो हम्म किस्म की जो हथियार हो रहे हैं, अभी मिडिल ईस्ट में लोग उसको खरीदना चाहते हैं, अफ्रीका में खरीदना चाह रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में खरीदना चाह रहे हैं। So we have grown by leaps and bounds. There are issues on which we are focusing, like semiconductor, 6G warfare. It will take some time. ठीक No country in the world has actually developed in 6G warfare so far. They are targeting 2030 or 2002. India is also keeping ठीक that target line. So we are nowhere behind in anything. But the बिल्कुल master stroke in this operation Sindoor is that the women are the central figure of our society. एब्सोल्युटली Any country which बिल्कुल does not know how to respect the women, we should हम्म we should play merry hell with the enemy. जी I have जी in every articulation of media, although the connectivity is to be very disturbed, I have always said कि अगर आप उनको नाउ और नेवर कॉन्सेप्ट में नहीं करेंगे, माउ द ग्रास के कॉन्सेप्ट, इजरायली कॉन्सेप्ट में नहीं उनको डेसिमेट करते हैं, तो ये समय ज्यादा दूर नहीं है, आपके घर में घुस के आपको खींच के ब्रॉड डे लाइट में दे विल स्लिट योर थ्रोट, दे विल किल यू. So please take care of Pakistan from my side. Sooner ठीक this country is erased from the map of the world, how they appear as Hindustan or Punjabistan or as Balochistan, it is up to the time. Time will tell us. ठीक Pakistan does not deserve to remain as a nation state, be it with the help of IMF bailout या आप F-16 के कोई आप मेंटेनेंस की पैसा दे रहे हो, तो सुपर पावर जो हिडन पॉइंट आपके सवाल के पीछे था, आप किसी को हम्म ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. इंडिया हैज टू फाइट इट्स वॉर बाय इटसेल्फ. ना अमेरिका आपके बिल्कुल मैं यही साथ, मानती हूँ ना जी जी चाइना सर मैं आपके साथ आएगा. जी हमें अपने ताकत को बढ़ाना है, सबको एकजुट होके ये सामना करना निहायत आवश्यक है.
थैंक यू। मैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं वहां पर फील्ड पे थी, वहां मैं हैवी शेलिंग के बीच थी, मैंने वहां डिस्ट्रक्शन देखी है। तो दो बातें मेरे मन में आई और मैं हमेशा से जो देशवासी हैं उनसे कहना चाहती थी। एक तो ये, 22 अप्रैल के बाद ये जरूर याद रखिएगा कि कौन भारत के साथ खड़ा था, कौन भारत के खिलाफ खड़ा था और कौन तटस्थ था। और दूसरा, एक बात हमेशा याद रखिए, लड़ाई अपने दम पर लड़ी जाती है और लड़ाई अपने दम पर ही जीती जाती है। बैसाखी का इस्तेमाल करके कोई जंग नहीं जीत सकता। और भारत ने ये प्रूव कर दिया कि भारत अपने बूते अपनी लड़ाई लड़ता है और उसे अपनी लड़ाई लड़नी और जीतनी दोनों आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्रॉडकास्ट। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। एंड बस यही कहना है आपसे कि आप एक ऐसे देश में बैठे हुए हैं इस वक्त जहाँ के राष्ट्रपति ने ये सूचना दी थी, जानकारी दी थी कि भाई मैंने मीडिएट किया है और फुल एंड इमीडिएट सीज फायर हो गया है। तो भारत के बारे में आई एम श्योर 7 से 11 मई के बीच जो हुआ है उसके बाद डिफेंस मार्केट जो है उसमें भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं, भारत के जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके लिए मांग बहुत बढ़ने वाली है। आपने अभी आर्मेनिया का जिक्र किया था, भारत उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो होपफुली हम जिस भारत को विकसित भारत के तौर पर देखना चाहते हैं उस रास्ते पर हम और कई कदम बढ़ाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अदिति। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू यू। ऑलवेज आउटस्टैंडिंग एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय